साथियों, वंदे मातरम। अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश। क्या नाम है भैया? प्रकाश, लाइट। और नाम सुनते आप सबको पता चल गया होगा कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जिन भाइयों ने एग्जाम दे रखा है, जिन भी साथियों ने एग्जाम दे रखा है, या यूं कहूं कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रखा है, मैं कोई आर्मी की ओरिएंटेड बात नहीं कर रहा हूं, मैं अदर एग्जाम्स की भी बात कर रहा हूं। तो अगर जिस भी भाई ने एग्जाम दे रखा है उन सबको पता है कि ये प्रकाशिकी या प्रकाश या लाइट का जो टॉपिक होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या मैं गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं। अब आप सबको पता है कि प्रकाश एक यूं कहूंगा कि थ्योरी बेस्ड टॉपिक है जिसमें आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है, कुछ नियम ध्यान में रखने होते हैं, कुछ वैल्यूज याद रखनी होती है, नाम ध्यान रखने होते हैं, शब्दावली पता होनी चाहिए, तब आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो मैं यूं कहूंगा कि फिजिक्स का एक अच्छा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं और ज्यादा छोटा टॉपिक भी नहीं है। तो मैं कुल मिलाकर यूं कहना चाहूंगा कि आप इसको नजरअंदाज नहीं करें, हल्के में ना लें। बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रकाश, लाइट से। तो मैं यूं कहूंगा कि प्रकाश क्या है, तो आप सबको पता है कि सर प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किन्हीं वस्तुओं को, रंग को, किसी चीज को देख सकते हैं, आभास कर सकते हैं। कैसा ही बोल रहा हूं मैं? यस। एक आपने बात सुनी होगी कि सूर्य प्रकाश होता है, मतलब पृथ्वी पर एकमात्र प्राकृतिक ऊर्जा का या लाइट का सोर्स जो है, स्रोत जो है वो होता है सूर्य। यानी पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। यानी पृथ्वी पर मात्र एक ऐसा स्रोत है नेचुरल जिसको अपन बोल सकते हैं प्राकृतिक, वो क्या है भैया? सूर्य। यानी सूर्य प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है, सूर्य प्रकाश से हमें देखने के लिए रोशनी मिलती है, प्रकाश किरणें सूर्य से पृथ्वी पर आती है। फिर एक मैं बायोलॉजी की बात हल्की सी आपको रिमाइंड करवा दूं, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि सूर्य प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके हरे पौधे हरित लोक द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। तो हरे पौधों द्वारा हरित लवक में क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाया जाता है। इसीलिए पौधों को कहा जाता है ये होते हैं स्वयंपोषी, और जंतुओं को कहा जाता है ये होते हैं विषमपोषी। That means I can say plants are autotrophs whereas animals are heterotrophs। यानी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो सब स्वयंपोषी होते हैं, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जबकि जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते। ये तो थी बायोलॉजी की बात। अभी क्या चल रहा है? फिजिक्स। अपने को क्या पढ़ना है? फिजिक्स का टॉपिक। क्या नाम है? प्रकाश। तो भैया देखना, स्टार्ट करते हैं अपन, साथ में नोट करते चले। आपके स्टार्ट हो रहा है प्रकाश। तो सबसे पहला इसमें, अच्छा मैं कोई बहुत ज्यादा बेसिक बातें नहीं करने वाला कि प्रकाश क्या होता है, कहां से आता है, क्यों आता है, तरंगदैर्ध्य क्या है। नो, अपने को केवल वही चीजें ध्यान रखनी है, अपने को केवल वही चीजें पढ़नी है जो अपने सिलेबस में है या यूं कहूं एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है प्रकाश का परावर्तन। नाम से पता चलता है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाना क्या कहलाता है? परावर्तन। मैं किताबी भाषा नहीं रटवा रहा हूं भैया, सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं कि मैं किताबी भाषा नहीं रटवा रहा हूं। मुझे रट्टू तोता नहीं चाहिए, मुझे आपको रटवाना नहीं है, मुझे आपको समझाना है। मुझे आपको बात क्या है वो भेजे में डालनी है, ना कि आपको लाइनें रटवानी है। यहाँ साइंस वाले ने कहा था किसी माध्यम में, अरे नहीं भाई, अपने को सिर्फ और सिर्फ समझना है, अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चाहे वो आप अपनी भाषा में समझो, लोकल लैंग्वेज में, आप चाहे बिहार के हो तो बिहारी भाषा में समझो, आप चाहे एमपी के हो तो मध्य प्रदेश की भाषा में समझो, राजस्थान के हो तो मारवाड़ी में समझो, सीधी सी बात है। पर मेन मोटिव क्या है? अपना समझ में आना चाहिए, कैसे भी आओ समझ में आना चाहिए। तो अपना टॉपिक है प्रकाश, उसमें सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। तो देखना, अपन बात करेंगे इसमें। सबसे पहले क्या बोलता है? प्रकाश किरणों का किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या ध्यान रखना है इसमें? मैं यूं कहूंगा, जब किसी स्रोत से, चाहे कोई भी सोर्स हो, चाहे वो टॉर्च लाइट हो, चाहे वो सूर्य से आने वाला प्रकाश हो,
व्हाटएवर, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, अगर प्रकाश किसी माध्यम से आ रहा है और किसी पृष्ठ से टकराता है तो उसी पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सिंपल भाषा में आप बोल सकते हो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। अब आप सबको एक मैं एग्जांपल समझाता हूं। जब आप छोटे थे तो गेंद से खेला करते थे, अपन बॉल से खेला करते थे। तो आप सोचो जब आप एक समतल प्लेन दीवार पे बॉल को फेंकते थे तो वो एकदम सीधी सीधी आपके हाथों में आती थी वापस, या यूं कहूंगा कि वो वापस जो आती थी आपको पता होता था कैसे आएगी। लेकिन वहीं आप किसी खुरदरे पृष्ठ पर या असमतल जमीन पर मारोगे या फेंकोगे तो वो किधर जाएगी पता नहीं है। उसका जो भी लगेगा, जो उसका थ्रो है वो कहां जाएगा अपने को पता नहीं है। इसीलिए इसी आधार पर मैंने लिखा है दो प्रकार का होता है परावर्तन। भैया सीधी सी बात है, प्रकाश का किसी माध्यम से लौटकर किसी सतह पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन होता है। दो प्रकार का प्रकाश का परावर्तन होता है, एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है विसरित परावर्तन। अब व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो मैं ये बताऊंगा। नियमित और विसरित में नाम से पता चल रहा हो, विसरित को आप अनियमित समझ सकते हो, विसरित को आप अनियमित समझ सकते हो। तो नियमित और विसरित में मैं आपको पहले फर्क बता देता हूं, फिर पढ़ के सुना दूंगा। फर्क ये है भैया कि जब प्रकाश किसी सीधी समतल सतह से टकराएगा तो वो किस एंगल पे जाएगा वो अपने को पता होगा। अगर कोई प्रकाश 30 डिग्री पे आके टकराएगा किसी समतल से तो वापस भी 30 डिग्री पे ही जाएगा। लेकिन अगर प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ पर आकर टकराएगा तो वो कितने एंगल पे जाएगा, कैसे जाएगा, अपन उसकी संभावना नहीं बता सकते। यानी कि वो तो है विसरित अनियमित और ये था नियमित। ये क्या बोलता देखना। अच्छा, आने वाली प्रकाश किरण को बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण और जाने वाली को बोलते हैं परावर्तित प्रकाश किरण। अभी आगे देखेंगे अपन। आने वाली प्रकाश किरण तो है आपतित प्रकाश किरण और जाने वाली है परावर्तित प्रकाश किरण। तो क्या बोलता है नियमित परावर्तन के लिए, आपतित प्रकाश पुंज का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौटना। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि आपतित प्रकाश किरण आती है और किसी नियमित या चिकने पृष्ठ पर, भाषा में लिखा हुआ आपके थ्योरी में कि किसी चिकने पृष्ठ पर टकराकर, देखना आपके लिखा हुआ है, थोड़ा नजर घुमाओ इस पे कि चिकना पृष्ठ क्यों लिखा है। ये बोलना चाह रहा है कि आपतित प्रकाश पुंज का चिकने पृष्ठ पर टकराकर, सेम वही बात है कि समतल पे टकराएगा तो जितने एंगल पे आकर के गिरेगा उतने एंगल से वापस उठेगा। ये देखो आपको चिकना पृष्ठ बना करके दिखाया हुआ है। तो ये जिस एंगल पे आके गिरा उसी एंगल पे गया, जिस एंगल पे आया उसी एंगल पे गया। जबकि अनियमित या विसरित वाले में क्या होगा, आपतित प्रकाश पुंज का किसी खुरदरे पृष्ठ से टकराकर अनियमित लौटना। अरे भैया ये कोई उबड़ खाबड़ जगह है, ये कोई खुरदरा पृष्ठ है, तो इस पर कैसे प्रकाश आएगा, कैसे जाएगा, इसका अनुमान अपने लगा पाना संभव नहीं होता। इसलिए ये किस में आता है, विसरित परावर्तन में आता है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। नेक्स्ट अपन देखते हैं आपके लिखा हुआ ऊपर परावर्तन के नियम। तो भैया ये जो परावर्तन होता है इसके कुछ होते हैं नियम। तो आपके दो नियम हैं। तो पहला नियम है आपका आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ देखेंगे आगे। दूसरा क्या है, आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ये क्या है तो देखना आपको डायग्राम दिख रहा होगा। सेम वही बात, कोई चिकना पृष्ठ बना हुआ है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ परावर्तक पृष्ठ। क्या लिख सकता हूँ जवानों, परावर्तक पृष्ठ। अरे ऐसा पृष्ठ जिस पर परावर्तन की क्रिया होगी परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। वह पृष्ठ जिससे परावर्तन होता है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो देखना प्रकाश किरण किसी सतह पर किसी पृष्ठ पर आकर टकराएगी और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी तो आने वाली प्रकाश किरण को बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण, जाने वाली को बोलते हैं परावर्तित प्रकाश किरण। बोलो बात समझ में आई क्या। तो ये बोलता है ये, अच्छा सुनना बात को ढंग से, कि आपतित प्रकाश किरण जिस बिंदु पे आके टकराती है वे यहाँ पे एक कोण का निर्माण करती है अभिलंब के साथ, इसको बोलते हैं आपतन कोण I। और परावर्तित किरण जाती हुई अभिलंब के साथ एक कोण का निर्माण करती है, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये बोलता है आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ये दोनों के दोनों आपके नियम हुए परावर्तन के नियम।
तो ये तो बातें हुई आपकी नॉर्मल प्रकाश से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं और क्या पढ़ना है अपने को प्रकाश में। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने कुछ और आते हैं टर्म्स जिनको बोलते हैं गोलीय दर्पण। जो अगला अपना टर्म्स आया है जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर, या इसी को मैं बोल सकता हूँ गोलीय दर्पण। नाम से पता चल रहा होगा आपको कि गोलीय दर्पण मतलब क्या, गोल होगा। अरे गोलीय दर्पण का मतलब क्या, कहीं ना कहीं ये गोल होगा, स्फेरिकल होगा, तो इसका नाम है गोलीय दर्पण। फिर क्या बोलता है, ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं। इन सब चीजों को एक बार भूल जाओ आप। सबसे पहले तो ये बताओ परावर्तक पृष्ठ क्या होते हैं, परावर्तक पृष्ठ क्या होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैंने अभी बोला था कि प्रकाश किरणों का आकर के किसी पृष्ठ से, तो वो किसी पृष्ठ बोला ना, वही परावर्तक पृष्ठ है। अरे भैया अगर प्रकाश किरण आकर के किसी पृष्ठ से टकराती है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है वो। तो ये क्या बोलता है, ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ मतलब प्रकाश किरणें आकर के जहां टकराएगी, प्रकाश किरणें जिस पृष्ठ पे टकराएगी वही क्या होगा, आपका परावर्तक पृष्ठ होगा। यानी कि ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं, गोलाकार होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। फिर वही बात कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। सेम वही बात, गोलीय दर्पण में कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। फर्स्ट वन इज अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। दूसरा उत्तल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि आपका गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो गया, एक तो अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर? तो इनके बीच में डिफरेंस यही होगा कि अवतल दर्पण जो होगा उसका धंसा हुआ भाग होगा और उत्तल दर्पण होगा उसका उभरा हुआ भाग होगा। आपको डायग्राम में देख के भी पता चल रहा होगा कि एक दर्पण ऐसा है जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ दिख रहा है, अंदर की ओर दिख रहा है, जबकि एक दर्पण ऐसा है जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ दिख रहा है, यानी बाहर की ओर मुड़ा हुआ कर्व्ड दिख रहा है। आप भाषा पे जाओगे तो पता चलेगा वह गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। यानी कि ये वाला जो परावर्तक पृष्ठ है, प्रकाश किरण अगर आएगी तो इस प्रकार से टकरा के जाएगी। यानी कि जिस पृष्ठ से टकराएगी वो पृष्ठ अगर धंसा हुआ है तब तो वो अवतल दर्पण है, और जिस पृष्ठ से टकराएगी वो पृष्ठ अगर उभरा हुआ है तब तो उत्तल दर्पण है। क्या बात क्लियर है क्या? अरे समझ में आई क्या ये बात? अरे ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो और ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, अंदर वाले तो अवतल, बाहर वाले उत्तल। एक एग्जांपल मैं इसको ट्रिकी समझा देता हूं आपको। उत्तल मतलब ऊ, उत्तल मतलब ऊ, और उभरा हुआ मतलब ऊ। यानी कि जिनका तल उभरा हुआ वो उत्तल और जिनका तल धंसा हुआ वो अवतल। बात क्लियर? सॉरी। नेक्स्ट बात आती है गोलीय दर्पण से रिलेटेड शब्दावली। नेक्स्ट अपने पॉइंट आता है गोलीय दर्पण से रिलेटेड शब्दावली। अरे अपने को कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, कुछ नामों के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है ध्रुव, पोल। ध्रुव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पोल, इसीलिए इसका रिप्रेजेंटेशन पी से करा है। तो क्या बोलता है, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। एक बार सुन ले, सारी बातें समझा दूंगा कैसे। वक्रता केंद्र ब्रैकेट में लिखा है आपने सी। वक्रता केंद्र मतलब क्या? सी। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर वक्रता त्रिज्या मतलब आर क्या बोलता है, गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर मुख्य फोकस यानी कि कैपिटल एफ, मुख्य फोकस मतलब कैपिटल एफ। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जहां से गुजरती है उसे एफ कहते हैं। अब इस डायग्राम को देखने जाना, अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं जो नीचे बना हुआ आपके, मैं यूं कहूंगा एक गोलीय दर्पण का, एक स्फेरिकल मिरर का, तो मैं इसको समझाऊंगा आपको कि इस गोलीय दर्पण वाला जो बना हुआ है इसका इतना भाग मैंने लेपित किया हुआ है, मतलब इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर वाला बना नहीं बना, ये वाला बना नहीं बना? हाँ सर बना है। और ये बना है तो कौन सा है भैया? धंसा हुआ है, उभरा हुआ है? तो आप बोलोगे सर धंसा हुआ है मतलब उत्तल है, अवतल है? आप बोलोगे सर अवतल है। अगर ये दर्पण अवतल दर्पण है तो इसका जो मध्य बिंदु होता है, अरे दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, गोले का नहीं, दर्पण का, ये तो है गोला, ये है अवतल दर्पण, तो इस दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो है ध्रुव, और इस गोले का ये भाग है तो इस गोले का जो केंद्र है वो है वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और इन दोनों का मिड पॉइंट मान लो या फिर सेंटर के बीच से जो प्रकाश किरण गुजरेगी वो मान लो, वो होता है मुख्य
फोकस। बोलो बात क्लियर है क्या? इतनी अगर बात आपको समझ में आती है, जो मैंने शब्दावली आपको बताई है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कौन सी होगी भैया? ये जो CP लिखा हुआ है, CP क्या है? मुख्य अक्ष है, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा वो इधर उधर कहीं रखा जाएगा। अब अपन कुछ इसके आगे की बातें देख लेते हैं, तो देखना। नेक्स्ट अपन अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और अपना एक और टॉपिक निकल कर गया था इसी के अंदर, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। अब चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या होता है भैया? साइन कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि किस दर्पण के लिए कौन सी दूरी पॉजिटिव होगी, कौन सी डिस्टेंस नेगेटिव होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि हाइट ऊपर वाली प्लस होती है, नीचे वाली प्लस होती है, दूरियां कहां से मापी जाती है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं, आप साथ में भैया। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें होती है जो खाली टीचर बोलता है, लिखता नहीं है, तो वो चीजें भी आप लिखते हुए चले साथ में, ऐसा नहीं हो कि आप खाली ऐसे ही रह जाएंगे बस हाँ हमें बता दिया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जितनी भी दूरियां होती है वो सारी की सारी ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है भैया? ध्रुव से मापी जाती है। दूरियां हमेशा ध्रुव से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, ऊपर वाली जो दूरियां होती है वो धनात्मक होती है। अरे मुख्य अक्ष क्या? ये वाली मुख्य अक्ष, मैं यहाँ C लिख सकता हूँ, मैं यहाँ C लिख सकता हूँ, और C का मतलब क्या होगा? C का मतलब वक्रता केंद्र होगा। तो इस C से लेके P तक जो होती है इसको बोलते हैं CP, यानी मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के ऊपर वाली दूरियां जो होती है, या मुख्य अक्ष के ऊपर वाली जो हाइट होती है वो तो होती है प्लस, और मुख्य अक्ष के नीचे वाली होती है वो होती है माइनस। दैट मींस मुख्य अक्ष के ऊपर वाली सभी ऊंचाइयां प्लस, मुख्य अक्ष के नीचे वाली सभी ऊंचाइयां माइनस। मुख्य अक्ष के लेफ्ट हैंड साइड वाली नेगेटिव, मुख्य अक्ष के राइट हैंड साइड वाली पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ये तो होती है आपके लिए चिन्ह परिपाटी। फिर अपन बात करते हैं प्रतिबिंब निर्माण के लिए कुछ नियम होते हैं। भैया इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ नियम होते हैं, प्रतिबिंब निर्माण के कुछ नियम होते हैं। तो वो नियम कौन से हैं अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है, अच्छा आगे आपको मैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित किरण आरेख बनाने के लिए कहूंगा। मैं बना करके नहीं बताऊंगा, पर आपको बोलूंगा कि आपको बनाना है। पहली बात तो ये कि आपके एग्जाम में कोई किरण आरेख बनाने का सवाल तो आएगा नहीं, ऐसा तो नहीं आपको आएगा कि किरण आरेख बनाइए। क्या OMR शीट के पीछे बनाओगे? नहीं, आपको बस पता होना चाहिए कि अगर बिंब की पोजीशन इस जगह पे होगी तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, बिंब की पोजीशन यहां होगी तो इसका प्रतिबिंब निर्माण कहां होगा। यानी कि कुल मिलाकर के आपको बिंब की स्थिति दे दी जाएगी और उसके प्रतिबिंब निर्माण के लिए ऑप्शन दिए हुए होंगे कि इस फलानी जगह वाले बिंब का प्रतिबिंब कहां बनेगा। 4 ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। वो चाहे आप बना करके देखें पेपर पे, रफ कॉपी में, या फिर आप दिमाग में रट के रखें, कुछ भी व्हाटएवर आपको आंसर देना है। अभी अपन बात करते हैं कुछ नियमों की। सबसे पहला नियम आता है अक्ष के समांतर किरणें। अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही तो वो कहां से जाएगी? मैं पहले भी बता चुका हूं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। तो ये रहा आपका दर्पण, इस दर्पण का ये रहा आपका पोल, और ये बोलता है ये रही मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के जो समांतर येलो कलर वाली आ रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किससे गुजरी है भैया? मुख्य फोकस से गुजरी है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट बात, दूसरा ये बोलता है फोकस से आने वाली किरणें। अरे अगर कोई प्रकाश किरणें किसी बिंब से, किसी स्रोत से आ रही है पर वो फोकस से ही निकल रही है तो उसका क्या होगा? तो ये बोलता है फोकस से गुजरने वाली परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये देखो फोकस से आई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। भैया ये नियम आपको अगर आप समझ में आएंगे तो आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के अवतल लेंस और उत्तल लेंस के डायग्राम बना लोगे, किरण आरेख बना लोगे, रे डायग्राम बन जाएंगे। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएंगे, फिर आप भले पोजीशन रट के रखना। तीसरा आता है वक्रता केंद्र से। अच्छा, वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण निकलती है वो परावर्तन के पश्चात हमेशा वक्रता केंद्र से ही वापस निकलती है। अरे C से आने वाली C से ही आती है। बात आ रही है कि समझ में? वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही गुजरती है। ये देख लो आपका डायग्राम बना हुआ, ये है। अब ये वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण आई है तो उसी डायरेक्शन में, उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। यानी वक्रता केंद्र से गुजरी प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात भी वक्रता केंद्र से ही गुजरती है। क्लियर? फोर्थ आपका जो नियम है वो है तिर्यक। तिर्यक मतलब तिरछा। तो ये बोलता है तिर्यक आने वाली तिर्यक जाती है। मतलब क्या है?
अगर कोई प्रकाश किरण किसी एंगल पर आ रही है, तिरछी आ रही है, तो उसी एंगल पर वापस तिरछी चली जाएगी, यानी तिर्यक प्रकाश किरण वापस तिर्यक ही लौटती है, इसका और कोई मार्ग नहीं होता और कोई रास्ता नहीं होता। तो भैया इन चीजों को ध्यान में रख के चले। 4 नियम बताएं आपको। अक्ष के समांतर आएगी, वो परावर्तन के पश्चात फोकस से निकलेगी, जो फोकस से आएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और वक्रता केंद्र से आने वाली वक्रता केंद्र से ही जाएगी, और तिर्यक आने वाली तिर्यक जाएगी। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट इससे रिलेटेड और कुछ बातें अपन देखते हैं। नेक्स्ट देखना, अपन कुछ देखते हैं कि दर्पण जो अपन ने पढ़े हैं, मैंने आपको 2 गोलीय दर्पण बताए, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो अपने को पता होना चाहिए कि इनसे प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं आरेख बना करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आरेख नहीं पूछे जाते हैं, आपके पोजीशंस पूछी जाती है। मैंने आपके कुछ पोजीशंस लिख दी है अवतल दर्पण से संबंधित, तो आप लोग इन चीजों को सीधा या तो याद रख ले, या फिर आपने 10th तक जो पढ़ा है, या यूं कहूं मैंने जो नियम लिखा है अभी 4, मैंने कहा ना मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश किरण फोकस से गुजरेगी, फोकस से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, वक्रता केंद्र से आने वाली वक्रता केंद्र से ही जाएगी, तिर्यक आने वाली तिर्यक जाएगी, तो इनसे ही ये सारे बने। तो अपन देख रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। केस नंबर 1 ये बोलता है वस्तु अनंत पर हो। अरे अगर प्रकाश किरणें भेजने वाली जो वस्तु है, जो बिंब है, वो अनंत पर होगा तो आपका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर आपकी वस्तु वक्रता केंद्र से परे है, यानी वक्रता केंद्र के पीछे है, तो आपका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अगर आपकी वस्तु C पर है तो प्रतिबिंब C पर ही बनेगा। अगर आपकी वस्तु C व F के बीच में है तो प्रतिबिंब C से परे बनेगा। वस्तु F पर है, फोकस पर है, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और वस्तु फोकस व ध्रुव के मध्य में है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। अब सवाल क्या आएगा? एग्जाम में सवाल पूछेगा कि अगर वस्तु C व F के बीच हो, ऑप्शन क्या देगा? अरे वस्तु अगर C व F के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, अनंत पर, फोकस पर, C से परे, और यूं कहूंगा दर्पण के पीछे। तो आपको पता है कि अगर आपकी वस्तु C व F के बीच में होगी तो आपका प्रतिबिंब C से परे बनेगा। वो आपको सवाल में दे देगा कि अगर वस्तु या बिंब की स्थिति फोकस व ध्रुव के बीच में है तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ऑप्शन दे देगा अनंत पर, C से परे, C पर, दर्पण के पीछे। योर आंसर विल बी दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर। अरे आपको सिर्फ पोजीशंस याद रखनी है कि अगर बिंब यहां होगा तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, बिंब यहां होगा तो प्रतिबिंब यहां बनेगा, बस। नेक्स्ट अपने आता है दर्पणों के उपयोग। यहां से हमेशा सवाल बनता आया है और आगे भी बनेगा, डैम श्योर है, इंपॉर्टेंट है, याद रख ले भैया। ये बोलता है कि दर्पणों के उपयोग, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में अपन ने कंपैरेटिवली ले लिया है कि इनके उपयोग आखिरकार क्या है, कहां इनका अपने लाइफ में यूज होता है। तो एक तरफ लिखा है अवतल दर्पण, एक तरफ लिखा है उत्तल दर्पण। मैं आपको बता दूं, जो अवतल दर्पण होता है वो चेहरे का बड़ा आवर्धन दिखाता है, या यूं कहूं इमेज को बड़ा कर देता है, इसलिए इसको सर्च लाइट में, टॉर्च लाइट में, हेडलाइट में, अपने गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, आगे के अग्रदीप होते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है? अवतल दर्पण। जो बाहर का ग्लास होता है वो अवतल दर्पण होता है। दंत चिकित्सा में अरे जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांतों का बड़ा इमेज बनाने के लिए वो सर्जरी वगैरह करते हैं, तो उसको बड़ा देखने के लिए किस मिरर का यूज करेंगे? कॉनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का। सेविंग दर्पणों में अगर आप सैलून में जाते हैं बाल कटवाने के लिए, या यूं कहूंगा कि सेविंग करवाने के लिए, वहां जो भी दर्पण लगे होते हैं वो आपके चेहरे का बड़ा आवर्धन करके या बड़ा इमेज बना करके दिखाते हैं, तो वो क्या है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट बात आती है उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य देखने के लिए। अरे गाड़ियों के जो साइड मिरर लगे होते हैं, वाहनों के, बाइकों के, गाड़ियों के जितने भी साइड मिरर होते हैं जिससे अपने को पीछे वाला व्यू दिखता है, उसके लिए उत्तल दर्पण काम आते हैं। एटीएम मशीन आजकल जो नहीं आई है उनके अंदर भी पास में एक दर्पण लगा होता है। अगर आप पैसे निकाल रहे हो, उस दर्पण में देखते हो, तो आपको पीछे की गतिविधि का पता चल जाता है कि आपके पीछे कौन खड़ा है, क्या गतिविधि कर रहा है, क्या कोई गड़बड़ तो नहीं है। यानी कि पीछे का दृश्य देखने के लिए, बैक व्यू देखने के लिए जो काम आता है वो क्या है? उत्तल दर्पण। तो ये चीजें हुई आपके उत्तल और अवतल दर्पण से रिलेटेड, कि अगर आपको बड़ा आवर्धन देखना है चेहरे का या प्रतिबिंब का तब तो आप यूज करो अवतल दर्पण, अगर आपको पीछे का दृश्य देखना है तब आप यूज करो उत्तल दर्पण। पढ़ेंगे इसी चैप्टर को आगे की ओर कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, लेंस के बारे में, लेंस की क्षमता के बारे में,
अपवर्तन के बारे में और दृष्टि दोष के बारे में, लेकिन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लगे रहें। धन्यवाद।